तो चलो सर स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन का रिवीजन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है सर? दो वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है कैपिटल, एक गेन है। 5 हेड का इनकम होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, पीजीबीपी होता है, कैपिटल गेन होता है, अदर सोर्सेस होता है। कैपिटल गेन मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है? एक तरीके का इनकम है। वर्ड है कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल नेचर का इनकम है। कैपिटल एसेट मतलब जो आप एसेट वैसेट बेच के पैसा कमा रहे हो, वो कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर रेगुलर इनकम नहीं है, कैपिटल नेचर का इनकम है। और इनकम टैक्स में कहीं कहीं लिखा होता है प्रॉफिट, कहीं कहीं लिखा होता है गेन। जहां जहां प्रॉफिट लिखा होता है वो रेगुलर नेचर की इनकम का प्रॉफिट बात होती है, और जहां जहां गेन्स लिखा होता है वहां कैजुअल नेचर की जो इनकम से प्रॉफिट होता है उसकी बात होती है। तो गेन्स का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? हो रहा है कैजुअल नेचर का इनकम है। और कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल नेचर मतलब ये कभी कभी होगा, बार बार नहीं होगा। ठीक है सर। फिर सेक्शन 45 स्टार्ट होता है, चार्जिंग सेक्शन है। मैंने क्या बताया था? कैपिटल गेन ये जो हेड है वो एक बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर आपको एंट्री करनी है। तो ये सेक्शन 45 बाहर खड़ा है, ये बोल रहा है कि मेरी तुम कंडीशन फुलफिल करो फिर ही तुम अंदर जा सकते हो, इससे पहले तुम यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं कर सकते। तो क्या कैपिटल गेन की क्या कंडीशन थी सेक्शन 45 की? सेक्शन 45 की कंडीशन ये थी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 प्लस 2 सबसेक्शन 47 प्लस वो साल की इनकम का इनकम मानी जाएगी जिस साल ट्रांसफर होगा। 214 क्या बोलता है सर? डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट बोलता है। 247 क्या बोलता है? ट्रांसफर की डेफिनेशन बोलता है। और ट्रांसफर जिस साल होगा उस साल की इनकम मानी जाएगी। तो कैपिटल एसेट क्या होता है ये जानना पड़ेगा, उसका ट्रांसफर होता है क्या ये जानना पड़ेगा। लेमन टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे कि एसेट है उसका सेल हो रहा है तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। बट हम लेमन नहीं है, हम प्रोफेशनल है, तो हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है सर। तो 214 पहले बात कर देते हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है। पहला होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी, वेदर हेल्ड बाय एसएससी, जो एसएससी ने हेल्ड किया, मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तरीका का प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट माना जाएगा। पर उसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड भी कोई ना कोई तरीके का प्रॉपर्टी है, पर जब इसको आप बेचोगे तो इसमें बिजनेस का इनकम होगा, ना कि आपको बिजनेस का इनकम होगा, ना कि आपको किसका होगा? कैपिटल नेचर का होगा। पहला एक्सेप्शन क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। इसके आगे कॉमा लगा के मैंने क्या बोला था? रॉ मटेरियल डाला हुआ है, कंज्यूमेबल डाला हुआ है। ऐसा सब क्यों डाला है? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड बेसिकली फिनिश गुड को डिनोमिनेट करता है, बट रॉ मटेरियल वगैरह आपने सेल किया तो भी ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, पीजीबीपी का इनकम लगेगा। ठीक है। फिर एक्सेप्शन नंबर 2, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। आपके पास क्या है? मूवेबल है, पर्सनल प्रॉपर्टी। 3 वर्ड है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एसेट होता है। पर्सनल मतलब जो आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो। मूवेबल मतलब मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जा सकते हो। इसका लॉजिक क्या है? इसको कैपिटल एसेट क्यों नहीं माना गया, इसके ऊपर कैपिटल गेन क्यों नहीं लगेगा? उसका रीजन सिंपल है कि जब इसको आप एक बार परचेज करते हो और बाद में जब सेल करने जाते हो तो इसका वैल्यू कम हो जाता है। एग्जांपल टीवी, टीवी आप खरीदोगे 20,000 का, एक महीने बाद बेचोगे तो 15,000 भी नहीं मिलेगा। कार 10 लाख का खरीदोगे, एक महीने बाद बेचोगे 15 लाख भी नहीं मिलेगा। तो इसका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसको जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे तो हमेशा क्या आएगा? लॉस आएगा, कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। लॉस आएगा तो गवर्नमेंट लॉस थोड़ी देना चाहता है, वो तो टैक्स लेना चाहता है, वो चाहता है प्रॉफिट हो। करेक्ट है। तो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। बट गवर्नमेंट को बाद में क्लिक हुआ कि कुछ ऐसी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि बेचने पे प्रॉफिट आता है, तो उनको इंक्लूड करना है। तो क्या इंक्लूड किया? डीएसपी जा इंक्लूड किया। आपके याद करने के लिए मेमोनिक बनाया था, मैं अपनी तरीके से जो एक्ट में लिखा उस हिसाब से बोल देता है। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या मैंने बोला? ज्वेलरी बोला है, आपका गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट वगैरह होते हैं। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब क्या? मूर्तियां मूर्तियां, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एंटिक आइटम, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मैंने क्या एग्जांपल दिया था? सचिन के क्रिकेट का बैग बिका, धोनी का टी शर्ट बिका, ये सब। दो एक्सेप्शन हो गए। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है डीएसपी जा। इसका मतलब क्या होता है? अगर डीएसपी जा जो एसेट है उसके केस में कैपिटल गेन लगेगा, ड्राइंग के केस में लगेगा, ज्वेलरी के केस में लगेगा, ये केस में कैपिटल गेन लगेगा। इसको छोड़ के जो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो गई, इसके केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। 3 पॉइंट है, एक तो रूरल है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक इंडिया है। एग्रीकल्चर लैंड कहां पढ़ा था हम लोग ने? एग्रीकल्चर वाले चैप्टर 3 में पढ़ा था। इंडिया का मतलब क्या? चैप्टर 1 में पढ़ा था, डेफिनेशन। और रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? रूरल एरिया को डिफाइन किया है, रूरल एरिया इज अ एरिया विच इज अ नॉट अर्बन एरिया। रूरल एरिया वो एरिया है जो अर्बन एरिया नहीं है। सर क्या पका रहे हो? हाँ पका रहा हो। तो अर्बन एरिया का मतलब क्या है? अर्बन एरिया मेंशन किया है म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड का वो एरिया, म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड का वो एरिया जिसका पॉपुलेशन कितना है? 10,000 से ज्यादा है। 10,000 तक है तो अर्बन एरिया, 10,000 से 1 लाख तक है तो उसके बाहर के 2 किलोमीटर का एरिया भी डीम्ड अर्बन एरिया है, वो मान लिया जाएगा अर्बन एरिया। अगर
पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 10 लाख, ये गोले को देखो, 1 लाख से 10 लाख तक है तो बाहर के 6 किलोमीटर का एरिया भी मान लिया जाएगा अर्बन एरिया। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी मान लिया जाएगा क्या है, अर्बन एरिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। चौथा क्या, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी एक्सेप्शन है, इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रीजन क्या मैंने दिया था, रीजन आपको दिया था कि आया गवर्नमेंट आई मेरे पास कि आपका सोना मुझे दे दो, मैं बोलूंगा मैं क्यों अपना गोल्ड दूं, तो वो बोलेगा हम तुमको बॉन्ड देंगे। बॉन्ड से मैं बोलूंगा क्या होगा, बॉन्ड से ये होगा एक तो आपको इंटरेस्ट का इनकम मिलेगा, दूसरा जब आप अगर गोल्ड बेचोगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, बट अगर आप गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बेचोगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं बोला ठीक है, तो कैपिटल गेन यहां से माफ कर दिया था। तो चार हम लोग ने कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन बेसिकली देखा, कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट फॉर स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट डीएसपी, जा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इंडिया में जरूरी है, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होगा तो भी चलेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कैपिटल एसेट का, सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी होल्ड किया है तो वो भी क्या होगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा। ये कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा, ये कुछ भी करो इनका हमेशा क्या कैपिटल एसेट माना जाएगा। फिर हम लोग ने कुछ नीचे पॉइंट देखे थे कि कार मोबाइल वगैरह जो है वो पर्सनल एसेट है, इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सेल, अगर आप सिल्वर के बर्तन सेल करते हो, चांदी के बर्तन, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि बेसिकली इंडिया में प्रथा है अभी तक लोग चांदी के बर्तन में खाना वाना खाते, तो इसको बेचोगे तो ये मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी माना गया, इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आप सोने के बर्तन बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, सोने पे खाने का कोई प्रथा नहीं है। अगर आप भगवान की मूर्ति वगैरह पूजा में जो घंटी वगैरह रहती है, ये ऑर्नामेंट से गोल्ड से बनाते हो, गोल्ड बार से बनाते हो और बाद में बेचते हो तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। मैंने रीजन बताया था, क्या लोग करते थे, लोग नॉर्मल गोल्ड बेचेंगे तो क्या होगा, टैक्स लगेगा, वो मूर्ति बनाते थे और मूर्ति को बेचते थे, बोलते थे कि ये तो हमने भगवान के पर्पस के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भगवान का करना है तो मिट्टी का मूर्ति बनाओ, सोने वोने का मत बनाओ। फिर एक्सचेंज ऑफ शेयर, एक कंपनी का शेयर दूसरे कंपनी के शेयर के साथ एक्सचेंज करे तो एक्सचेंज ट्रांसफर में आता है, ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन लगेगा। फिर 247 डेफिनेशन देख लेते हैं। 247 का डेफिनेशन क्या बोलता है, 247 बोलता है ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया हुआ है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, दो तरीके के डेफिनेशन होती है, एक होता है कि ट्रांसफर मींस दिस और दूसरा टाइप का डेफिनेशन होता है ट्रांसफर इंक्लूड दिस। मींस वाला गवर्नमेंट कहीं रिस्क नहीं लगी इनकम टैक्स में, क्योंकि बाद में कभी पता चला कि ये भी ट्रांसफर हो सकता है, इस पे टैक्स ले सकते हैं, तो क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, नहीं तो पूरा एक्ट अमेंड करना पड़ेगा अगर मींस वाला डेफिनेशन दे दिया। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें कुछ पॉइंट है हम लोग ने देखे थे, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस करना, त्याग देना। चौथा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट आपको कैसे याद रखना, फायर एक्सटिंग्विशर से दबा देना। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपलसरी एक्विजिशन हम लोग ने पढ़ा था, याद आना चाहिए। आप कैपिटल एसेट को बेच कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड में तो भी कैपिटल ट्रांसफर माना जाएगा। आपका रिडेम्पशन हो रहा है या मैच्योरिटी हो रहा है, किसका मैच्योरिटी रिडेम्पशन हो रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड का रिडेम्पशन मैच्योरिटी हो रहा है तो भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। फिर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके सामने आपको पोजीशन मिल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो भी ट्रांसफर है। और आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एग्जांपल याद रहेगा तो वो भी ट्रांसफर है। फिर सेक्शन 46, सेक्शन 45 हम लोग ने कंप्लीट किया। अभी 46, 47 मैंने क्या बोला था, वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, पर अभी आफ्टरवर्ड्स कुछ नहीं है, अभी करेंगे, लाइन बाय लाइन जाएंगे, सेक्शन बाय सेक्शन। तो 46 यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। 46 क्या बोलता है सर, आ जाते हैं ऊपर। 46 बात करता है लिक्विडेशन की। लिक्विडेशन का मतलब क्या हो जाता है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है। बिजनेस बंद होता है तो किसके हाथ हाथ में टैक्स लगेगा, जो कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा है वो दूसरों को देगी, या जो कंपनी के पास एसेट पड़ा है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसके ऊपर या तो टैक्स लग सकता है, या जो दूसरे शेयर होल्डर है जिनके पास शेयर पड़े हैं वो शेयर जब वो बेचेंगे तो उनके हाथ में टैक्स लग सकता है। बेचेंगे मतलब उनके शेयर होल्डिंग के सामने उनको जो मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो पहले कंपनी के हाथ में बात करते थे, जो कंपनी ट्रांसफर करेगी वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 46 और उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जो भी कंपनी एसेट वगैरह कैश वगैरह ट्रांसफर करेगी शेयर होल्डर को या जिसको भी, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लॉजिक भी सिंपल है भाई, बिजनेस बंद हो रहा है, तुम कहां से उठ के आ गए। दूसरा, अगर जो प्रॉफिट पड़ा है कंपनी का, जो प्रॉफिट वो शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर रही है, एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो पड़ा है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा, तो उसके ऊपर डीडीटी पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 222C।
222C के अंदर डिविडेंड पे करना पड़ेगा कंपनी को। फिर शेयर होल्डर के सामने आ जाते हैं, शेयर होल्डर के पास जो शेयर पड़े हैं, जो शेयर के सामने उनको पैसा वैसा मिलेगा, वो केस में कैपिटल गेन लगेगा अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, तो कैपिटल गेन का कंपटीशन कैसा होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या आएगा? जो उनको पैसा मिला या जो एसेट बिके उसका फेयर मार्केट वैल्यू उनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा? जो कॉस्ट खरीदा था, जितने में शेयर खरीदे थे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा लेस। ये वाला हाईलाइट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझो कि कंपनी के पास प्रॉफिट कितना था? 1 करोड़ था। 1 करोड़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया पब्लिक में, उसमें से 20% शेयर अपने शेयर होल्डर के पास थे, तो 20% इसके पास थे, तो 20 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो 20 लाख यहां से लेस हो जाएगा। अमाउंट जिस पर डीडीटी लगेगा वो लेस हो जाएगा, ना कि डीडीटी का अमाउंट। तो उसके हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन कर दो, शॉर्ट टर्म में तो बेसिकली जो अपना इंडेक्सेशन नहीं होगा। फिर 46 सेक्शन हो गया। 46A की बात करते हैं बायबैक के केस में। बायबैक का मतलब क्या होता है मैंने समझाया था। आपके पास डिबेंचर या शेयर्स वगैरह जो भी पड़े हुए, अभी आपका क्या हो रहा है, उसका कंपनी से आप कंपनी ने आपसे आपने कंपनी के बेसिकली डिबेंचर या शेयर्स वगैरह लिए थे, तो आपने कंपनी को क्या दिया था? पैसा दिया था। अभी कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, कंपनी चल गई, उसके पास बहुत पैसा है, तो अभी कंपनी क्या बोली कि हम वापस इसका बायबैक कर रहे हैं, तो जो हम लोग ने मार्केट में दी हुई थी सिक्योरिटी वो अभी हम वापस ले रहे हैं और आपके पैसे हम रिटर्न करना चाहते हैं, और वो जो सिक्योरिटी थी वो लैप्स हो जाएगी। तो उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, उसकी बात करते हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है या अगर कंपनी लिस्टेड है, लॉजिक वगैरह मैंने बताया, अभी मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, सेबी वेबी का कंट्रोल है नहीं, तो शेयर होल्डर टैक्स प्लानिंग कर लेते थे कि कुछ टैक्स ही नहीं अपने हाथ में। तो क्या किया है कि कंपनी के हाथ में बेसिकली क्या टैक्स लगाएंगे और शेयर होल्डर को माफ कर देंगे। शेयर होल्डर को माफ कौन से सेक्शन में करेंगे? 1034A में करेंगे। कंपनी के हाथ में टैक्स रेट कैसे लगेगा? टैक्स 20%, सरचार्ज 12% और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, नेट 23.296% का टैक्स लगेगा। और टैक्स किसके ऊपर लगेगा सर? इनकम कौन सी लेंगे? सेलिंग प्राइस लेंगे क्या? जो बायबैक कर रहे वो प्राइस लेंगे? नहीं, प्रॉफिट पे लगेगा। जो बायबैक प्राइस था उसमें से इश्यू प्राइस लेस कर देंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। ठीक है सर। फिर आ जाते हैं, एक सेकंड नहीं ज्यादा राइट चला गया। फिर लिस्टेड कंपनी के केस में क्या होगा? लिस्टेड कंपनी के केस में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर अनाउंसमेंट 5 जुलाई से पहले हुई है या 5 जुलाई से बाद हुई है बायबैक की, 5 जुलाई से पहले हुई है या 5 जुलाई के बाद हुई है बायबैक की, तो वो केस में ऐसा कि 5 जुलाई को सेकंड बजट आया था और ये बजट में प्रोविजन था, तो बजट में ऐसा दिखा था कि आज से पहले जो बायबैक हो गया उसके केस में अलग तरीके से टैक्स लगेगा और आज के बाद जो हुआ उसके केस में अलग होगा। तो 5 जुलाई 2019 में अगर कंपनी ने उससे पहले बायबैक कर लिया तो लिस्टेड कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि वो सेबी वेबी के कंट्रोल में, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, इश्यू प्राइस फुल जो बायबैक प्राइस रहेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, लेस ट्रांसफर प्राइस, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका इश्यू प्राइस था वो। करेक्ट है। और ये सब हम लोग ने बेसिकली बहुत शांति से देखे थे, आपने लेक्चर देखा रहेगा। फिर शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। पर अगर 5 जुलाई के बाद अनाउंसमेंट होती है तो क्या होगा? जो अनलिस्टेड केस में होता है, जो अनलिस्टेड कंपनी के केस में होगा, सेम टू सेम लिस्टेड कंपनी के केस में भी होगा। 46A हो गया। 47 की बात करते हैं। 47 की क्या बात करती है सर? 47 में सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कुछ ट्रांजैक्शन है जो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। सर कौन से ट्रांजैक्शन है? पहला है एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, कंप्लीट पार्टीशन हो रहा है, पार्शियल पार्टीशन हो रहा है, चलेगा। दूसरा के गिफ्ट, विल, इरिवोकेबल ट्रस्ट एक्सेप्ट ईसॉप, ईसॉप को छोड़ के गिफ्ट दे रहे, विल में जा रहा है, इरिवोकेबल ट्रस्ट हो रहा है। थर्ड के अमाल कमीशन के केस में ट्रांसफर हो रहा है। चौथा होल्डिंग से सब्सिडरी, सब्सिडरी से होल्डिंग हो रहा है, पर इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीजें ध्यान रखनी है? 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन होना चाहिए और ट्रांसफर ही कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है सर। 8 साल के अंदर अंदर 2 काम नहीं करने। 8 साल के अंदर 2 क्या काम नहीं करने? पहले होल्डिंग कंपनी जो है उसको अपना 100% शेयर होल्डिंग में से 1% भी शेयर होल्डिंग बेचना नहीं है। दूसरा क्या करना है? जो एसेट आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया था वो स्टॉक इन ट्रेड में आपको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है सर, समझ गया। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है? प्रीवियस ओनर का कॉस्ट प्लस अभी का कॉस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है? प्रीवियस ओनर से लेना है। इंडेक्सेशन कहां से लेना है? प्रीवियस ओनर से लेना है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है मंजुला जय शाह, ये केस लॉ का नाम है, जो मैंने बोला था आपको लिख देने को, पर मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे। बेनिफिट कहां से मिलेगा? अवेलेबल होगा एफएमवी का बेनिफिट 14/2001 का अवेलेबल होगा। फिर 6, 7, 8 पॉइंट क्या है? अगर कोई नॉन रेजिडेंट आपको जो दिख रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, क्या ट्रांसफर करे? बीजीआर ट्रांसफर करे। किसको ट्रांसफर करे? दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करे, जॉन सीना को। एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, बीजीआर आउटसाइड इंडिया करे, इंडिया से बाहर कर रहा है। बी यानी क्या? बॉन्ड, जी यानी क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आर यानी क्या? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। आउटसाइड इंडिया कर रहा है तो कैपिटल गेन विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज, एक सेकंड,
ये इसको ट्रांसफर ही नहीं माने जाएंगे, इसको कैपिटल गेन ट्रीट नहीं करेंगे। फिर क्या रिडेम्पशन हो रहा है किसका, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो इंडिविजुअल रिडीम कर रहे हैं, इंडिविजुअल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन कर रहा है, मैच्योरिटी नहीं है, रिडेम्पशन है, मैच्योरिटी से पहले वो नहीं कर रहा, मतलब समझो कि 10 साल बाद मैच्योरिटी है, तो 10 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो रिडेम्पशन हुआ उसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन हो रहा है इंडिविजुअल के द्वारा, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। पर 10 साल से पहले 6 साल 7 साल में उन्होंने उसने रिडीम कर दिया, मैच्योर कर दिया, तो वो केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 10th क्या, कोई आर्टिस्टिक असेट है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नोटिफाइड कौन से इंस्टीट्यूशन है, नेशनल म्यूजियम है, नेशनल आर्ट गैलरी है, नेशनल आर्काइव वगैरह है। और ट्रांसफर कौन सा एसेट कर रहे हो, डीपीडब्ल्यूए वगैरह, जो कौन सा ड्राइंग पेंटिंग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब जो है वो फोटो है, फिल्म है, ये सब ट्रांसफर कर रहे हो, बेसिकली वो वाली बातें हो रही है। कन्वर्जन किसका कर रहे हो सर, कन्वर्जन नेक्स्ट है डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर का, बॉन्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट का दूसरे शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराने इंस्ट्रूमेंट से लेंगे। फिर रिवर्स मॉर्गेज के केस में, रिवर्स मॉर्गेज के केस में क्या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रिवर्स मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या है, आप सीनियर सिटीजन हो, आपके पास अभी कुछ है नहीं सहारा, तो आप क्या करें, आपके पास प्रॉपर्टी, वो आप बैंक में जाके मॉर्गेज करा के, तो उसके सामने बैंक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, आप नहीं करते, बैंक आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, और कुछ टाइम के बाद जब आपकी डेथ वगैरह हो जाती है तो वो एसेट जो है वो बैंक बेच देती है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है, कंसोलिडेशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, और कंसोलिडेट क्या करे, प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड, कैसे वो ग्रोथ प्लान होता है, डिविडेंड प्लान हो रहा है, ये सब आप कंसोलिडेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ट्रांसफर जो हो रहा है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड इक्विटी इक्विटी के साथ मर्ज हो रहा है, डेट डेट के साथ मर्ज हो रहा है, ऐसा सब केस है। 14 पॉइंट क्या, अगर ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट का डीमर्जर में या अमालगमेशन तो भी चलेगा, तो फिर जो रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में जो है वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड जो रिजल्टिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। एग्जांपल बता दो सर, ए कंपनी बी कंपनी ए बी कंपनी बन रही है, क्या अमालगमेशन है, ए बी था बी अलग हो गया, क्या डीमर्जर है। अगर ट्रांसफर पुरानी कंपनी से नई कंपनी में हो रहा है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड में क्या बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड ये बोल रहा हूँ कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, पर जो नई कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सेक्शन 47 हो गया सर, वापस आ जाते हैं अभी सेक्शन 48 पे, 45 46 47। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैपिटल गेन्स, दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन स्टार्ट हुआ था सेक्शन 45 पे, एंड होता है सेक्शन 55 पे जाके, 10 ऑलमोस्ट सेक्शन है, उसके अंदर सब सेक्शन है, वो अलग बात है। तो अभी लास्ट में हम लोग जो कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कौन सी लगेगी उसकी बात कर लेते हैं। क्या बात करें सर, टैक्स रेट तो हम लोग ने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना सर, वो सब टैक्स रेट था, इंडिविजुअल एचयूएफ, वो नॉर्मल टैक्स रेट था। ये स्पेशल टैक्स रेट सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम अगर होगी, कौन सी बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कैपिटल गेन की अगर इनकम होगी तो ये टैक्स रेट लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कैपिटल गेन की। अच्छा सर ठीक है, तो टैक्स रेट कैसे लगेगा सर, दो टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं, हम लोग ने देखा था सर, दो टाइप के होते हैं, वापस एक बार देखते हैं। हाँ सर वापस एक बार देखते हैं, दो टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं, पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट होता है जो आपने ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके बाद में बेचा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होता है जिसको आपने कम पीरियड होल्ड करके बाद में बेचा। गवर्नमेंट मैंने क्या बोलता था, क्या चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहता है कि आप जो एसेट है वो ज्यादा टाइम तक होल्ड करो और उसके बाद बेचो, तो क्या होगा, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पैसा इकोनॉमी में रहेगा। इसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करते हो तो आपको इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट मिलता है। ये सब बेसिक बातें हम लोग ने देखी थी। तो सर लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन आपने बोला ज्यादा टाइम कम टाइम, ठीक है, पर वो ज्यादा टाइम कितना, कम टाइम कितना, मतलब कितने टाइम के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म होगा, कितने टाइम के बाद बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, वो सब है क्या क्राइटेरिया। तो हम लोग ने देखा था कि जनरली अगर कोई एसेट 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए यूज करके फिर बेचते तो 3 इयर्स 36 मंथ के बाद बेचते तो लॉन्ग टर्म होता है, उससे पहले शॉर्ट टर्म होगा। करेक्ट सर, ठीक है। अगर उस ये जनरल क्राइटेरिया है, उसके 5 एक्सेप्शन है, 5 में से पहले 2 क्या है, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर, सिक्योरिटी नहीं, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लैंड बिल्डिंग वगैरह होता है, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इसको 2 साल से ज्यादा, 2 इयर्स 24 मंथ, 2 साल से ज्यादा होल्ड करके फिर बेचा तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। 24 मंथ का क्राइटेरिया है फॉर अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर 3 एसेट कौन से सर, 3 एसेट में आते हैं बेसिकली अपना लिस्टेड सिक्योरिटी,
लिस्टेड सिक्योरिटी मतलब क्या? सिक्योरिटी में सिर्फ शेयर्स नहीं आते, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर आते हैं, बॉन्ड आते हैं, ये सब सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली आते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी। दूसरा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर म्यूचुअल फंड तो पता है, इक्विटी ओरिएंटेड क्या होता है? वैसा म्यूचुअल फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम लोग 65% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। एक कंडीशन है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा जब आएगा तब देखेंगे। हम आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे? इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है। दूसरा, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूटीआई का यूनिट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये क्या होता है सर? यूटीआई बेसिकली सिंपल सी चीज होती है, जैसा म्यूचुअल फंड प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट जो म्यूचुअल फंड बेच रहा है वो यूटीआई होता है। इतना समझ लो, आगे हम लोग ने एक्सप्लेन किया था पूरा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड सर क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली वो वाला बॉन्ड मैंने आपको बोला था जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो क्या मिलता है? वो इश्यू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम या मैच्योर होता है फेस वैल्यू पे। तो उसका डिफरेंस का जो मार्जिन रहता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसके ये 3 केस में 12 महीने से ज्यादा आपने बेचा तो लॉन्ग टर्म, उससे कम बेचा तो शॉर्ट टर्म। तो जनरल क्राइटेरिया क्या देखा था? 3 साल, 3 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम शॉर्ट टर्म। फिर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर 24 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म, उससे कम शॉर्ट टर्म। फिर 36 मंथ, 3 साल में कौन से थे? लिस्टेड सिक्योरिटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूटीआई का यूनिट और ZCB, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा। सिंपल है, लॉन्ग टर्म बेचोगे लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म बेचोगे शॉर्ट टर्म होगा। तो टैक्स रेट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अलग लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में अलग लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में टैक्स रेट अलग लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स रेट अलग लगेगा। तो सर सबसे पहले शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? अभी हम लोग ने देखा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो उसमें मैंने 2 चार्ट बनाए हुए, आप राइट साइड में देख सकते हो। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अगर 111A जो सेक्शन है उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, क्या होता है हम लोग अभी नीचे देखने वाले हैं इसके बाद जस्ट। तो क्या होगा? तो टैक्स लगेगा 15%, ठीक है सर, बाद में अभी देख ही रहे। और उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A को छोड़ के कोई भी तरीके का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो जो आपका स्लैब होगा 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, जो भी नॉर्मल स्लैब होगा उस स्लैब में एडलेस हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। आपको कुछ स्पेशल टैक्स रेट नहीं उसमें निकालना है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर 111A वाला है, कौन सा है? 111A वाला, तो क्या होगा? तो होगा 15% टैक्स रेट। 111A में क्या आएगा नीचे देखेंगे। और 111A को छोड़ के कोई दूसरे टाइप का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है बेसिकली, तो स्लैब में ऐड हो जाएगा, स्लैब में ऐड हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 111A क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे नीचे दिया है 111A सेक्शन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। ऑन किस पे गेन हो रहा है? मतलब कौन सा कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे? कौन? हाँ तो सर 111A सेक्शन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सर। हाँ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आने के चांस है, क्वेश्चन भी आ सकता है। 118, 111A और 112A दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नोट कर लेना, तारे बारे मार लेना। 112A के ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा तो आप उससे रिफर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, क्या हो रहा है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कहां पे? कैपिटल, देखो क्या होता है कैपिटल गेन कब लगता है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, एक ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर हुआ तभी गेन होगा, ये तो चलो हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। पर कैपिटल एसेट कौन सा होना चाहिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एसेट कौन सा होना चाहिए? तो 3 तरीके के कैपिटल एसेट होने चाहिए। कितने सर? 3 टाइप के कैपिटल एसेट होंगे जिसको अगर आप ट्रांसफर करोगे तो 111A होगा, 111A होगा। तो कौन से? पहला है इक्विटी शेयर, पहला कौन सा? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर। दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स मतलब मैंने जो बताया वही सेम डेफिनेशन है कि आप क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड है वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि 65% या उससे ज्यादा वो कहां पे इन्वेस्ट करेगा? इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। और थर्ड क्या है? यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट एक तरीके का कंसेप्ट होता है जिसमें बेसिकली आप अभी सीए फाइनल का कंसेप्ट है, इतना ही समझ लो। यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट वो पूरा एक टॉपिक है, उसको आधा घंटा समझा के कुछ मतलब है नहीं। 3 तरीके का गेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और 3 ट्रांसफर। कौन से 3 एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं? इक्विटी शेयर्स हो रहा है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट हो रहा है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होता है। पर अगर आप यहां देखोगे तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इक्विटी शेयर्स
क्या होता है सर, इक्विटी शेयर बेसिकली इसमें लिस्टेड भी आएंगे अनलिस्टेड भी आएंगे। लिस्टेड होगा तो 1 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम होगा शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड होगा तो 2 साल से ज्यादा 2 साल से कम, करेक्ट है। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट 1 साल। बिजनेस ट्रस्ट जो है वो 3 साल में आएगा, क्योंकि वो एनी अदर, उसको किधर भी 5 एक्सेप्शन में किधर भी काउंट नहीं किया हुआ है, वो एनी अदर में आता है, तो इसके लिए 3 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा। 3 साल से ऊपर रहेगा तो लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम रहेगा शॉर्ट टर्म, करेक्ट है सर। 3 साल है उससे ज्यादा मतलब वो समझ लो 36 मंथ क्राइटेरिया, 36 मंथ क्राइटेरिया, वो ध्यान रखो। शॉर्ट टर्म कैपिटल, फिर एक बार बोलो, जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, कहां से हो रहा है? इक्विटी शेयर बेच रहे हो, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट बेच रहे हो, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेच रहे हो, उससे आपको गेन हो रहा है। शॉर्ट टर्म हो रहा है तो आपको टैक्स लगेगा 15%। कितना टैक्स लगेगा? कंसेशनल रेट है। क्या है? कंसेशनल रेट है। नहीं तो क्या आपकी स्लैब में ऐड हो जाता था, स्लैब में और ऐड होता, और अगर आपका 10 लाख से ऊपर रहता तो आपको क्या टैक्स भरना पड़ता था? कौन सी रेट पे पता है सर? आपको भरना पड़ता 30% की रेट से, पर यहां पे आपको कंसेशनल रेट दिया हुआ है कितना? 15%। पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जोर से मेरे साथ बोलो, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? एसटीटी पे होना चाहिए एट टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो टाइम पे एसटीटी पे किया होना चाहिए। एसटीटी क्या होता है सर? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या होता है सर? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी होता है, जो ऑब्वियसली जो आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से करोगे तो हर आपके ट्रांजैक्शन पे एसटीटी वैसे भी कटेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इधर एमसीक्यू में घुमा सकते हैं कहीं पे, कि जो आप जब ट्रांसफर करोगे तब एसटीटी पे किया हुआ रहना चाहिए, तो आपको कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। कितना बेनिफिट है? 15% पे टैक्स लगेगा। 111A एसटीसीजी 111A ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर प्लस कैपिटल एसेट रहेगा तो कैपिटल गेन होता है। ट्रांसफर है, ठीक है, डन सर है। कैपिटल एसेट कौन सा है? इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, ओके सर। तो फिर टैक्स लगेगा 15%। अगर 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 ट्रांसफर के टाइम एसटीटी पे किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है सर। बस इतनी बात कर रहे हैं। इसके नीचे इसके नोट्स की बात कर लेते हैं। सेक्शन जो है ये 111 एप्लीकेबल है टू ऑल एसएससी, वेदर नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। एफआईआई हम लोग ने पढ़ा था। एफआईआई सर क्या होता है? फर्स्ट लेक्चर में भाई क्या क्या बोल रहे हो, नहीं पढ़ा था क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैंने बोला था इनके केस में कुछ भी बेचो कुछ भी खरीदो, क्या रहेगा? हमेशा कैपिटल एसेट रहेगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं रहेगा। फर्स्ट लेक्चर कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में सेकंड पार्ट जो था वो एफआईआई की बात करता था। बताइए, ये सेक्शन सबको एप्लीकेबल है, ऑल एसएससी को एप्लीकेबल है। बेनिफिट अवेलेबल इवन इफ एसटीटी नॉट पेड। क्या बात कर सर, अभी तो आपने जोर जोर से चिल्लाया कि एसटीटी पे हुआ रहना चाहिए, ट्रांसफर के टाइम एसटीटी पे हुआ रहना चाहिए। अभी आप बोलोगे एसटीटी नहीं पे किया तो भी चलेगा। हाँ चलेगा, पर भाई आगे तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ो पहले। इन केस ट्रांजेक्शन अंडरटेकन ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। भाई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो सर ऊपर भी था, पूरा तो पढ़ भाई। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी। ये आईएफएससी क्या है सर? ये पहली बार सुना है, पहली बार नहीं सुना है आपने, पहले भी इसको सुना हुआ है। आईएफएससी मतलब होता है इंटरनेशनल, लिख लो, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर। ये क्या सर? ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जी का विजन था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, कि इंडिया में एक ऐसा कुछ होना चाहिए, आईएफएससी मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल हब होना चाहिए जहां पे पूरी दुनिया वाले आए और यहाँ पे आके पूरा इंडिया में ट्रांजैक्शन करे, गुजरात में बेसिकली ट्रांजैक्शन करे। वो टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हो नहीं पाया, फिर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि भाई गुजरात में जहां पे उनका प्रॉपर प्लान था, पहले वहां के थे तो गांधीनगर के आसपास कहीं बेसिकली उन्होंने सेटअप लगाया और उन्होंने आईएफएससी को परमिशन दी और आईएफएससी खड़ा हो गया। तो आईएफएससी बेसिकली क्या होता है? इंडिया में ही होगा, पर क्या रिकॉग्नाइज होगा कि पूरी दुनिया के फॉरेनर आएंगे और यहाँ पे इनके अलग से रिकॉग्नाइज वो रहेंगे, क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह रहेंगे। यहाँ पे आके तुम ट्रांजेक्शन करो, सेल करो, परचेज करो, आपको हम बहुत सारे बेनिफिट देंगे। अगर आपको जनरल नॉलेज पर्पस के लिए जानना है कि कैसे कैसे टैक्स बेनिफिट वहां पे मिलेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो बना के रखा है, बाद में कभी नॉलेज पर्पस के लिए जानना है तो जान लेना। बाकी आईपीसीसी में इतना कुछ है नहीं, फाइनल में बहुत भर भर के है आईएफएससी पे। अगर आपको नॉलेज पर्पस के लिए जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। छोड़ो, फिर अभी बढ़ते हैं। क्या बेनिफिट अवेलेबल होगा? एसटीटी पे नहीं किया, एसटीटी भले ही नहीं पे किया तो भी वो 111A में उनको कंसेशनल रेट मिल जाएगा। क्यों सर? ऐसा क्यों, इतना एहसान क्यों करे? क्योंकि आईएफएससी में एसटीटी है ही नहीं।
तो कहां से लगेगा? उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स दिए हुए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई फॉरेनर्स आओ और तुम अपना पैसा इंडिया में लगाओ, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा तो हम इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे। बेसिकली आईएफएससी का पर्पस ही वही है, तो इसलिए उधर टैक्स बेनिफिट्स बहुत दिए हुए हैं। तो अगर आपके आईएफएससी जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, वहां के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आके कोई भी नॉन रेजिडेंट वगैरह जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, फॉरेन करेंसी में कर रहा है, वो सब आप ध्यान मत दो। अभी अभी आप इतना समझ लो, वहां से ट्रांजेक्शन कर रहा है, इंटर के लिए इतना बहुत है, तो फिर एसटीटी पे नहीं किया तो भी 111A में बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है, समझा समझा। फिर थर्ड क्या, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सर आपने पहले कभी बोला है? हाँ हाँ बोला है भाई, वो मैंने बोला था ना 80 TTA में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। फिर मैंने 2-3 चीजें और बोली थी कि नहीं पता नहीं, LIC का मेडिक्लेम के बेनिफिट वगैरह मिलते हैं। जो हम लोग ने ग्रॉस टोटल इनकम निकाला था, पांचों हेड का इनकम ऐड किया, उसको जीटीए है, उसमें से मैंने याद हो तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेस करके टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम निकाला था। करेक्ट है? वो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की बात कर रहे हैं। जो आगे चैप्टर में आएगा वो केस का चैप्टर 6A के बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, किसकी बात हो रही है? रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंशियल नहीं, रेसिडेंट। रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ होना चाहिए? इंडिविजुअल होगा चलेगा, एचयूएफ होगा चलेगा, पर रेसिडेंट होना चाहिए। तो अगर उनका बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट जो है अगर अनएग्जॉस्टेड है, क्या है? अनएग्जॉस्टेड है, तो वो एग्जॉस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम के आगे। क्या बोलो सर, समझा नहीं? एग्जांपल देता हूं। अभी समझो मिस्टर महेंद्र है, मिस्टर महेंद्र, ठीक है, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर 2,20,000 और मेरा टीचिंग का इनकम है 30,000 रुपए, बस 30,000 भी नहीं, ये समझ लेते हैं 5,000 रुपए। ठीक है, ओके सर, 5,000। तो कितना टोटल है? 2,25,000। तो अभी आप देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, इसको छोड़ दो, ये तो 111A का इनकम है। ये समझो मैं 60,000 कर देता हूं, एक बार 60,000 कर दिया तो ये 2,80,000 आ गया, 2,80,000। करेक्ट है? ये 111A का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, ये नॉर्मल रेट है, नॉर्मल इनकम है जिसपे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। तो ये कितना है? 60,000 है सर, और अपना बेसिक एग्जेम्पशन मेरे को कितना मिलता है? 2,50,000 मिलेगा। मतलब जो 1,90,000 का डिफरेंस है, 2,50,000 माइनस 60,000, 2,50,000 का मेरे को बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है, उसमें से 60,000 जो है वो मेरा यूज हो रहा है। तो मतलब क्या 1,90,000 मेरा यूज नहीं हो रहा है? 1,90,000 मेरा यूज नहीं हो रहा, वो तो ऐसे ही पड़ा है। और 1,90,000 का मेरा बेसिक एग्जेम्पशन ऐसे ही पड़ा है, और तुम लोग 2,20,000 पे मेरे पे 15% टैक्स रेट कैसे लगाओगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना भाई, मेरा 1,90,000 का तो ऐसे पड़ा है, एटलीस्ट उसका तो बेनिफिट दे दो। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई जाओ, मैं तुमको बेनिफिट दे रहा हूँ। तो 2,20,000 जो आपको 111A का इनकम दिख रहा है, इसमें से 1,90,000 जो बचा हुआ बेसिक एग्जेम्पशन है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन है, वो इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, और जो डिफरेंस है 30,000 उसके ऊपर 15% टैक्स लग जाएगा। तो अभी पढ़ो, अभी आपको समझेगा। इन केस ऑफ सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ की बात हो रही है। हाँ सर, सिर्फ रेजिडेंट की बात हो रही है, हाईलाइट कर लेता हूँ। इफ देयर इज, अगर उसके अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जैसे अपने केस में कितना था? 1,90,000 था। इट कैन बी एग्जॉस्टेड अगेंस्ट इनकम STCG 111A। जो STCG 111A का इनकम आया उसके सामने तुम उसको एग्जॉस्ट कर सकते हो। करेक्ट है सर? तो शॉर्ट टर्म का हम लोग ने टैक्सेशन क्या देखा? अगर 111A नहीं है तो कौन सी टैक्स रेट लगेगा? स्लैब में ऐड हो जाएगा, जो आपका 2,50,000 to 5,00,000 वगैरह जो नॉर्मल था उसमें ऐड हो जाएगा। अगर 111A है तो 15% टैक्स लगेगा। 111A में क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए। ट्रांसफर का है, हाँ सर, सेल किया है, ठीक है। कैपिटल एसेट कौन सा होना चाहिए? इक्विटी शेयर होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड का यूनिट होना चाहिए, और बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट होना चाहिए। करेक्ट है सर, समझा? इसको ट्रांसफर कर रहे हो, कंडीशन एक ही है कि ट्रांसफर के टाइम STT पे हुआ रहना चाहिए। ट्रांसफर के टाइम STT पे हुआ रहना चाहिए, तो मान लेंगे सर, हाँ मान लेंगे। 3-4 पॉइंट हो गए। फिर उसके रिलेटेड को नोट्स है कि बेसिक एग्जेम्पशन जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है IFSC, उसमें से सेल कर रहे हो तो भले ही आपने क्या किया है, भले ही आपने STT पे नहीं किया, फिर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा कंसेशनल टैक्स रेट का। फिर 15% जो है वो कंसेशनल टैक्स रेट है, और फिर अभी एक लास्ट अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन वाला पॉइंट देखा था। करेक्ट है सर? शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट अपना हो गया। अभी लॉन्ग टर्म का बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या देखेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
अगर ट्रिपल वन 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फिर उसके केस में अलग टैक्स रेट रहेगा। 112A में बेसिकली कैसा है, शॉर्ट टर्म में कैसा था, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या यूनिट ऑफ बिजनेस, इसको सेल कर लो, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, इसको कम टाइम में सेल कर रहे हो तो 111A में कंसेशनल टैक्स रेट है। अगर 112A में सेल कर रहे हो तो इसमें क्या रहेगा, इसमें कंसेशनल टैक्स रेट रहेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए सेक्शन 112A में बात की हुई है, थोड़ा बड़ा सा पार्ट है जिसको हम लोग आगे डील करते हैं, ठीक है। फिर अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और 112A नहीं हो रहा है तो अदरवाइज मतलब दूसरे केस में सर कैसे होगा, दूसरे केस में देखते हैं कैसे होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो 112A को छोड़ के कोई भी तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर आप बस पहले इतना समझ लो कि कितना टैक्स रेट लगेगा सर, 20% टैक्स रेट लगेगा। कितना लगेगा पता है, 20% टैक्स रेट लगेगा। उसके बाद हम लोग बाइफर्केशन करते हैं, पहले ये समझ लो कि 20% टैक्स रेट लगेगा, हाँ ठीक है। अभी उसमें से क्या, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो रेजिडेंट अगर है, जो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको 20% लग रहा है सर, 20% लग रहा है। नॉन रेजिडेंट है तो भी उसको एनी अदर कैपिटल एसेट है तो 20% लग रहा है। बस एक चीज एक्सेप्शन है ये वाला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, शेयर सेल कर रहा है या सिक्योरिटी सेल कर रहा है। शेयर मतलब जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स, सिक्योरिटी मतलब क्या, सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब जिसमें डिबेंचर आ जाते हैं, बॉन्ड आ जाते हैं, ये सब किसका सेल कर रहा है, अपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी का सेल कर रहा है, जो उसके रिलेशन में क्लोज कंपनी है उनका सेल कर रहा है तो टैक्स रेट लगेगा 20% की जगह 10% लगेगा, पर डिडक्शन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या बोला सर, समझा नहीं, वापस एक बार बताओ, समझा रहेगा फिर एक बार बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, किसके टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन के टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट हम लोग ने देख दिया कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो टैक्स रेट कैसे होगा, 111A में होगा या अदरवाइज होगा। 111A में 15% टैक्स लगेगा, अदरवाइज कितना लगेगा, अदरवाइज लगेगा स्लैब में ऐड हो जाएगा, ठीक है सर। शॉर्ट टर्म को साइड रख दिए, अभी लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म में भी सेम दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, 112A होगा तो कैसे टैक्स रेट लगेगा, अदरवाइज रहेगा तो कैसे लगेगा। 112A होता है तो अभी के लिए ये समझ लो 10% टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10% टैक्स रेट लगेगा। अभी के लिए साइड रख लो, इसके ऊपर 40 मिनट का अलग से डिस्कशन करेंगे, उसको अभी साइड रखो, ठीक है। अगर 112 के अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो आप ये समझ लो कि कितना टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। पर उसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो बेच रहा है, क्या बेच रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफर कर रहा है या अनलिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहा है, अपने क्लोजली हेल्ड कंपनी का ट्रांसफर कर रहा है, अनलिस्टेड शेयर या अनलिस्टेड सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहा है, अपने क्लोजली हेल्ड कंपनी का कर रहा है, तो 20% की जगह 10% टैक्स लगेगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं देंगे। समझे सर, समझे। पर ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखोगे तो पहला क्या पॉइंट है, अनलिस्टेड शेयर, मतलब इसके ऊपर सेबी वगैरह का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। दूसरा क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब क्या खुद की ही कंपनी है जिसमें 20% है, उससे ज्यादा वगैरह वो क्राइटेरिया है। अभी मत ध्यान रखो, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, मॉड्यूल में भी नहीं दिया। क्लोजली हेल्ड कंपनी के साथ अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफर कर रहा है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफर कर रहा है, तो 20% की जगह गवर्नमेंट ने बोला 10% टैक्स दे दो, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। क्लियर है, क्लियर है सर। इसके नीचे नोट्स है वो एक बार देख लेते हैं। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये रेसिडेंशियल मैंने बार बार लिख दिया, निकाल देता हूं। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF, इफ देयर इज अनएग्जॉस्टेड, जो अभी नीचे किया सेम टू सेम है। अगर 1,90,000 अनएग्जॉस्टेड रह जाता है तो 112 में अगर आपका कोई लिमिट है जो कैसा 1,90,000 पड़ा है, मतलब एक्सेस पड़ा है, तो वो सामने एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 20% टैक्स रेट नहीं लगाना। फिर क्या है, इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, ये इसको हाईलाइट कर दो। ये सबके केस में, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी केस हो, सबके केस में है। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, केस की बात हो रही, लिस्टेड सिक्योरिटी की बात हो रही है, अदर देन यूनिट एंड ZCB, अदर देन यूनिट एंड ZCB, अदर देन सिक्योरिटी को मैं क्या, इक्विटी यूनिट है जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है उसको छोड़ दो, और सिक्योरिटी प्लस ZCB, मतलब क्या बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्लस ZCB,
ये दो ले लिया। इसके ऊपर टैक्स क्या लगेगा, आपके पास ऑप्शन दिया है, अगर आपको या तो 10% ले लो विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 20% ले लो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। जो आपको कम टैक्स आ रहा है वो टैक्स लेके आप फाइल कर लो। क्या हुआ है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लिस्टेड सिक्योरिटी में मतलब क्या हो जाता है, लिक्विड लिस्टेड इक्विटी शेयर होते हैं, लिक्विडी लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड के ये म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं, पर यहां से निकाल दिए डिबेंचर हो जाएंगे, लिस्टेड लिस्टेड बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। और ZCB, ये अगर इनके केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो आपके पास ऑप्शन दिया है कि आप या तो क्या कर लो, 10% विदाउट इंडेक्सेशन ले लो, या 20% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो, और आप जो कम टैक्स है वो भर के फाइल कर दो। ठीक है सर, ठीक है। वापस एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं। ये आपको मैं 112A का लेक्चर मिल जाएगा, इसके बाद ही कंटिन्यू हो जाएगा पार्ट 2 में, तो वो आप देख लो, कोई तकलीफ नहीं है। इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 111A का होगा या अदरवाइज होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का होगा या अदरवाइज होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, अगर अदरवाइज है मतलब 111A को छोड़ के कोई कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो रहा है तो स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा। 111A में अगर है तो क्या करना है, कौन सा एसेट ट्रांसफर हुआ, इक्विटी शेयर्स हुए हैं, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट हुए, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हुआ है, ठीक है। तीन शेयर ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर के टाइम एसटीटी पे कर दिया है तो टैक्स रेट कितना लगेगा, 15% लगेगा। आईएफएससी में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रांसफर किया है, भले ही एसटीटी पे नहीं किया हुआ है तो भी आपको क्या लगेगा, तो भी आपको क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा। कंसेशनल रेट जो है सबके लिए एप्लीकेबल है, वेदर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एफआईआई कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट वाला हम लोग ने कुछ चीजें देखी थी, और चैप्टर 6A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या, अगर 112A है तो 10% टैक्स रेट लगेगा इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,000। वही जो 111A वाले कैपिटल एसेट थे वो सेम कैपिटल एसेट, अगर लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग टर्म गेन आ रहा है तो उनमें 112A लग जाएगा बेसिकली। अदरवाइज अगर मतलब 112A को छोड़ के बाकी कोई एसेट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो जनरली ये समझो कि 20% टैक्स रेट रहेगा, कितना, 20%। पर अगर कोई नॉन रेजिडेंट अनलिस्टेड शेयर है, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी का सेल करता है तो इंडेक्स आपको टैक्स लगेगा 20 की जगह 10% लगेगा, पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बेनिफिट दिया है तो एक बेनिफिट रिमूव कर दिया। इन केस अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो वो अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट वाला बात हो गया। फिर अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी, क्या है सर, लिस्टेड सिक्योरिटी है, लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट एंड ZCB, अदर देन यूनिट एंड ZCB। लिस्टेड सिक्योरिटी का मैंने बता दिया मतलब क्या था, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड डिबेंचर या लिस्टेड अपना बॉन्ड वगैरह। अदर देन यूनिट, यूनिट नहीं होने चाहिए, या ZCB भी चलेगा, जीरो कूपन बॉन्ड चलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, जो कम अमाउंट आए वो टैक्स ले लो। एक बार पढ़ लो आप पूरा टैक्स रेट। हाँ, तो अभी टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। टैक्स रेट क्या होगा, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अलग तरीके से टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में अलग तरीके से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जब होगा तब या तो 111A में टैक्स लगेगा या अदरवाइज तो स्लैब रेट में। 111A होगा तो 15% लगेगा अगर आपने सेल किया क्या, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, इक्विटी शेयर्स या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। और ट्रांसफर के टाइम आपने एसटीटी पे कर दिया है तो आपको टैक्स लगेगा कंसेशनल रेट में 15%। ये सेक्शन सबको एप्लीकेबल है, वेदर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एफआईआई चलेगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या देखा था, चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आईएफएससी से अगर सेल किया तो भले ही एसटीटी पे नहीं किया तो भी आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से सेल किया आईएफएससी के अंदर तो आपको बेनिफिट कितना 15% का मिल जाएगा। और फिर अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर अनएग्जॉस्टेड रह गया है तो अगर आपका इनकम 111 में है तो उससे आपका सेट ऑफ हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112 में क्या देखा था हम लोग ने, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज 10% टैक्स लगेगा। उसका आपको एक रिविजन का 40 मिनट का वीडियो वो आप अच्छे से देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज ऐसे कराऊंगा तो भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, अगर आप बाकी सब केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
112A में तो 10% लगेगा, अदरवाइज 20% लगेगा। बट अगर नॉन रेजिडेंट ने सेल किया है अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी अपने क्लोजली हेल्ड कंपनी का, तो टैक्स लगेगा 10%, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जो रेजिडेंट है और उसका कोई अनएग्जॉस्टेड बेनिफिट रह गया जो नीचे था, वही बात कर रहे हैं, तो उसका एग्जॉस्ट यहाँ से हो सकता है। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट, यूनिट को छोड़ के कोई लिस्टेड सिक्योरिटी और जेडसी भी है, तो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, तो टैक्स लगा सकते हो 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो होप सो आपको ये रिवीजन वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अभी ये वीडियो बेसिकली आपको मिल गया, इसके साथ आपको सेक्शन वाइज रिवीजन भी मिल जाएगा, उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल से भी रिवीजन मिल जाएगा। भाई इतना कोई नहीं देने वाला तुमको कोई भी क्लासेस में, और आपको मिल कहाँ पे रहा है, टैक्स सेंटर में मिल रहा है। जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लीज, ताकि मेरा भी बेनिफिट हो सके, आपका भी बेनिफिट हो सके। चलो फिर कल मिलते हैं, होप सो यू अच्छे से पढ़ाई करोगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, स्टे सेफ।